आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत। सिर्फ सिद्धांत ही डिटेल में पढ़ेंगे और ये एक तरीके से आपके पास एक जमा पूंजी रहेगी। जब ऐसे प्रश्न दिखे जो आपके पहुंच के ना हो, उनमें ये दिखे, तब उनको छोड़कर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि इनका उत्तर लिखना बहुत आसान है। इसको आप दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। और सिद्धांत को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: 1 स्टार थ्योरी, 2 स्टार थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ब्रह्मांड कैसे बना और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही साथ पृथ्वी कैसे जन्मी, यह आदिकाल से ही कौतूहल का विषय है मानव समुदाय के लिए। और इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास प्राचीन काल से जारी है। प्राचीन काल में विज्ञान की क्षमताएं सीमित थीं और मानव की वैज्ञानिक शक्ति की एक सीमा थी। अतः प्राचीन काल में ब्रह्मांड और सौर मंडल को अलग अलग करके नहीं देखा जाता। सौर मंडल को ही ब्रह्मांड समझ लिया गया था। और 2 तरह की थ्योरी आई थी, एक पृथ्वी केंद्रित थ्योरी, ठीक है, पृथ्वी केंद्रित थ्योरी, और दूसरी थ्योरी जो थी वो थी सूर्य केंद्रित थ्योरी, यानी हेलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक। बाद में जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास होता गया, टेक्निकल डेवलपमेंट होते गए, अंतरिक्ष को हम एक्सप्लोर करते गए, हमारी धारणाएं टूटी और इनमें दूरबीनों का बड़ा योगदान रहा, टेलीस्कोप का बड़ा योगदान रहा। हबल टेलीस्कोप हो या फिर दूसरे टेलीस्कोप हो, कई सारे टेलीस्कोप बने और वर्तमान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप्स डेवलप किए जा चुके हैं, चीन के द्वारा, इंडिया के द्वारा, यूएस के नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा। और इन टेलीस्कोप्स की मदद से आसानी से ब्रह्मांड के डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को, यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारे ब्रह्मांड संबंधी जो अवधारणा है नित दिन बदलती जा रही है। जैसे कि कुछ समय पहले तक हम बिग बैंग थ्योरी, यानी सुपरनोवा के विस्फोट से ब्लैक होल बनने तक की घटना के आधार पे ब्रह्मांड का मूल्यांकन करते थे। लेकिन आधुनिक काल में इस वैज्ञानिक दौर में नए प्रकार की खोज और नई नई इंफॉर्मेशन आई है। जैसे स्टीफन हॉकिंस ने, स्टीफन हॉकिंग, हॉकिंग नाम है, हॉकिंग, HAWKING, स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने कोट लगाया है, एक नीचे का टैग लगाया है, फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल। अब ये जो सबसे न्यूएस्ट बुक है रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मांड, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मस, अब इस बुक में कई पुरानी धारणाओं को गलत बतलाया गया है और उसको नए तरीके से विश्लेषित किया जा रहा है। जैसे बिगिनिंग में एक धारणा थी कि बहुत छोटे से कण से ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ है, यानी एक मटर जैसा दाना था और उसके अंदर विस्फोट हुआ और उस अंदर के विस्फोट से धीरे 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 इतना बड़ा यूनिवर्स डेवलप हो गया। अनएक्सेप्टेबल सा है कि वो मटर का दाना कहां से आया, और भी कई तरह के प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कैसे वो डेवलप हो गया इतना। एक समय क्या वो ब्लास्ट हो जाएगा या बढ़ना बंद हो जाएगा, या वो ब्लैक होल में बन जाएगा, यानी पूरी दुनिया ब्लैक होल में चली जाएगी, यूनिवर्स खत्म होगा। तो यूनिवर्स एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है और विज्ञान की क्षमताएं सीमित हैं। फिर भी विज्ञान के मदद से हम जितनी संभव हो पाई है सूचनाएं जुटाने की कोशिश कर रहे हैं,
नई नई धारणाएं बना रही। हाल में जो वो सर्न प्रयोगशाला बनी है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे, उसमें जो वो महाप्रयोग हुआ लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में, प्रोटॉन को टकरा के जो वो गॉड पार्टिकल्स जिसको पहले हिग्स बोसोन बोला गया था उसको डेवलप किया गया, तो उसकी मदद से भी बस यही जानने की कोशिश की गई क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई कण हो सकता है। देखो प्रोटॉन पहले से एक सूक्ष्म कण है, पता है ना आपको। पदार्थ का सबसे अधिक सूक्ष्म कण जो है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन बहुत मतलब नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। और उस प्रोटॉन को जब आपस में टकराया गया, दो प्रोटॉन जब आपस में टकराए तो उनके टकराने से एक और नए पार्टिकल बने, और वो नया पार्टिकल जो बना उसी को नाम दिया गया गॉड पार्टिकल। पहले उस पार्टिकल की सिर्फ कल्पना की गई थी कि ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है जिस पार्टिकल के कारण दूसरे अन्य पार्टिकल्स में मास आया, द्रव्यमान आया। ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो दूसरे किसी अन्य पार्टिकल से यदि टकराए तो उसमें द्रव्यमान उत्पन्न कर दे या द्रव्यमान क्रिएट कर दे। लेकिन उस पार्टिकल को सिर्फ इमेजिन किया गया था एज अ हिग्स बोसोन पार्टिकल्स के रूप। बट ये जो महाप्रयोग हुआ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में, तो वो उसी पार्टिकल से मिलता जुलता और उससे और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल दिखा साइंटिस्ट को। तो साइंटिस्ट ने उस पार्टिकल को ही गॉड पार्टिकल कहा कि ये वही पार्टिकल है, ये वही गॉड है, वही गॉड पार्टिकल है जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, पूरे यूनिवर्स में मास क्रिएट किया, जिससे इतने सारे अर्थ बने, इतने सारे स्टार्स बने। इन सब के क्रिएशन में उस नन्हे से पार्टिकल्स का जो बहुत कम समय के लिए दिखाई दिया, वो पार्टिकल का, उस पार्टिकल का रोल है। और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल, या फिर वो पहले नाम दिया गया था हिग्स बोसोन। तो मॉडर्न साइंस ने यूनिवर्स को डिकोड करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। बट जो एनिशियंट टाइम में जो थ्योरीज आई, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट का बेस वही है। यदि हिग्स बोसोन थ्योरी नहीं आती तो ये गॉड पार्टिकल डिस्कवर नहीं होता, क्योंकि गॉड पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए वो हिग्स बोसोन की काल्पनिक थ्योरी ही आधार बनी थी। तो मेरी ये सूचना आपको समझ में होगी, ये बात समझ में आ रही होगी, हिग्स बोसोन से इंस्पायर होकर के खोज की गई गॉड पार्टिकल्स की। अब एक सेकंड, जी जी बताइए। जी मैं क्लास में था, सॉरी। थैंक यू सो मच। क्षमा चाहेंगे एक सेकंड के लिए, एक मिठाई का डब्बा आया था और काफी देर से भाई मेरे इंतजार कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्यमय घटना है। विज्ञान के लिए ये कौतूहल का विषय है, और विज्ञान अपनी क्षमता अनुरूप प्राचीन काल से लेकर अब तक इन रहस्यों के उद्घाटन का प्रयास करता रहा है। और इन प्रयासों को अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराने प्रयासों से ही नए प्रयासों का आधार बन सकता है। नए प्रयासों के बारे में एक इंस्पिरेशन मिल सकती है, एक प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए हम पुराने प्रयासों को देखते हैं। अब तक जितने प्रयास हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अब तक जो प्रयास किए उनको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बांटा जाता है वन स्टार थ्योरी। इसमें वो सारे सिद्धांत आते हैं जो एक ही तारे से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है टू स्टार थ्योरी, जो ये मानते हैं कि एक तारा मेन तारा था, जैसे जो हमारा सूर्य है, और उसके पास से, करीब से दूसरा तारा गुजरा, ये वो मानते हैं। और तीसरी थ्योरी इन तारों की थ्योरी से थोड़ी अलग है। वो मानते हैं कि ये तारा वारा कुछ नहीं है, कुछ कण थे, कुछ पार्टिकल्स थे,
उन्होंने नन्हे पार्टिकल्स ने ये सारा कमाल किया है, तो उनको मॉडर्न थ्योरी का नाम दिया जाता है, यानी आधुनिक सिद्धांत। यानी 3 सिद्धांत हो गए। हिंदी के छात्र जो हैं वो भी ध्यान देंगे। इसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। अद्वैतवादी सिद्धांत। वन स्टार थ्योरी को क्या कहते हैं? अद्वैतवादी सिद्धांत। इसको कहते हैं, टू स्टार थ्योरी को द्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। द्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। और जो अंतिम थ्योरी है वो आधुनिक सिद्धांत कहलाता है। अभी जो ये नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग के आए, तो वो सब इसमें काउंट होंगे, आधुनिक सिद्धांत में काउंट। अब लंबी लिस्ट है इन सिद्धांतों की, एक बहुत बड़ा स्टडी एरिया में काउंट होता है ये सिद्धांत। तो हम इनमें से सब को नहीं पढ़ेंगे, जो बहुत चर्चा में रहे हैं, जिनकी चर्चा ज्यादा दिनों तक होती रही, जिनके सिद्धांतों को ज्यादा लोगों ने सराहा, उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे अद्वैतवादी सिद्धांत में एक पहला सिद्धांत सबसे पहले आया था, उसका नाम था पुच्छल तारा सिद्धांत, कॉमेट थ्योरी। पुच्छल तारा सिद्धांत, इसको कॉमेट थ्योरी कहते हैं। पुच्छल तारा सिद्धांत। पुच्छल तारा किसको बोलते हैं? आपने हैली का नाम सुना होगा, जो 76 ईयर में एक बार दिखता है। हैली, हैली भी एक स्टार है, पुच्छल तारा। तारे के पीछे गैस का एक लंबा सा पूंछ बन जाता है, और वो बर्निंग होता है, लाइटनिंग होता है। उसमें डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे द्रव्यमान वाले भी तत्व, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के तत्व हैं, वो होते हैं। तो जो पुच्छल तारा सिद्धांत आया था, कास्टे दी बॉफन ने दिया था। देने वाले व्यक्ति का नाम था कास्टे दी बॉफन। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इन सबों को फोकस कर लेते हैं, तब हम उस पे आएंगे। ठीक है? तो जो पुच्छल तारा सिद्धांत था, ये पहला सिद्धांत था जो सौर मंडल की उत्पत्ति से जुड़ा था, और 1749 में ये थ्योरी कास्टे दी बॉफन ने दी थी। कास्ते दी बॉफन ने यह थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की। कास्ते दी बॉफन 1749 में जो ये थ्योरी दी थी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? बहुत छोटी सी थ्योरी है, 2 मिनट की थ्योरी है, एक बार सुनेंगे और याद हो जाएगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी आ सकता है कि हाँ, हो सकता है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में आलोचना करने भी सीखनी है। 4-5 बातों पर आप कसौटी बना लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उस पे ही हम सब सिद्धांत को जांचेंगे, और जिस पे कोई सिद्धांत खड़ा उतरेगा उसको हम यूनिवर्सल सिद्धांत मानेंगे। पहला, ग्रहों के आकार को जो साबित कर दे कि बुध इतना छोटा क्यों है, शुक्र इतना छोटा क्यों है, बृहस्पति इतना बड़ा क्यों है। फिर बृहस्पति से जब हम इनर इनर प्लैनेट की ओर आते हैं तो सब छोटे होते चले जाते हैं, और बृहस्पति से जब हम आउटर प्लैनेट की ओर जाते हैं तो सब छोटे होते चले जाते हैं। तो ग्रहों के आकार को जो कारण बता दे कि क्यों हुआ इसका आकार बड़ा छोटा, तो उसको मान लेंगे कि भाई सही थ्योरी है तुम्हारी। फिर उससे पूछेंगे कि एक बात बताओ, आंतरिक ग्रह सब ठोस क्यों है, टेरेस्ट्रियल क्यों है, और जो बाहरी ग्रह हैं वो गैसियस क्यों है। यदि बता दिया तो फिर पॉइंट नंबर 2 में भी उसको टिक मार्क कर देंगे कि भाई तुमको 2 पॉइंट मिल गए, 2/5। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि क्या तुम ये बता सकते हो कि जो इन ग्रहों का मटेरियल है, जिनसे ये ग्रह बने हैं, वे सारे मटेरियल सूर्य के मटेरियल से मैच क्यों नहीं खाता है। कुछ ग्रहों में ऐसे भी मटेरियल हैं जो सन में नहीं है, तो वो कहां से आए इनमें? यदि ये सन से जन्मे होते तो सन वाला मटेरियल होता, और यदि किसी और से जन्मे हैं तो फिर सन वाला मटेरियल इनमें कहा क्या कर रहा है। यानी डीएनए की तरह चेक करेंगे कि जिन चीजों से ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, मौने ग्रह बने हैं, उनका कंपोनेंट्स जो है, उनके जो मदर फादर जिसको हम बता रहे हो, उससे मिलता क्यों है या क्यों नहीं मिलता है। ये तीसरा पॉइंट है। ग्रहों का आकार, ग्रहों के प्रकार, ग्रहों की के निर्माणकारी तत्व, इन चीजों से, और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर क्यों लगाते हैं, ये भी तो कारण, क्या कारण है। यदि
जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे दे कोई थ्योरी, तो उस थ्योरी को हम मानेंगे कि ये यूनिवर्सल थ्योरी है। और थ्योरी को सुनते ही आपके अंदर वो आलोचनात्मक प्रवृत्ति बाय बर्थ होती है। हर मानव जो होता है वो एक बहुत बड़ा आलोचक होता है बाय नेचर। आलोचना स्वतः निकलती है, हाँ सब में, हम में, आप में, सब में। प्रशंसा बड़ी कठिनाई से बाहर आती है। वो जब तक आप प्रभावित नहीं होंगे तब तक आपके अंदर से किसी के लिए प्रशंसा नहीं निकलेगी, या जब तक आपको उनसे स्नेह नहीं होगा तब तक आपके अंदर से वो प्रशंसा नहीं निकलेगी। प्रभावित होना या स्नेह होना जरूरी है। तो आलोचना करना बहुत आसान है और आप भी कर लेंगे। कास्ते दी बफन को देख लीजिए। कास्ते दी बफन साहब ने बोहनी करी थी आपकी। ये पहले थे जिन्होंने आपको थ्योरी दी, पुच्छल तारा सिद्धांत। क्या था सिद्धांत? इन्होंने कल्पना किया, परिकल्पना बोलेंगे, इन्होंने हाइपोथेसिस दी। जॉर्ज, इनका नाम था कास्ते दी बफन, फ्रांस के थे। जब भी किसी के नाम के बीच में ये डी लगा हुआ है ना, तो एकदम आंख मूंद के समझ लीजिएगा कि वो क्या है, फ्रांसीसी है। ठीक है, कास्टे डी बफन। इनका ओरिजिनल नाम था जॉर्ज, जॉर्ज पुकारते थे लोग, जॉर्ज डी बफन। और इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से कोई विशालकाय धूमकेतु आया। ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी एक एक लाइन का है, आपको सुनना है और एक ही बार में याद रखना है। मैं बीच में आप में से किसी का नाम पुकार के उससे पूछ दूंगा कि बताओ भाई बफन की थ्योरी क्या थी। नहीं बताएंगे तो पोपट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बफन की थ्योरी थी कि अंतरिक्ष से एक बहुत विशालकाय पुच्छल तारा आया, जिसको धूमकेतु बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। बहुत विशालकाय पुच्छल तारा आया, धूमकेतु आया और सूर्य से टकरा गया। और जब ये सूर्य से टकराया होगा तो उसके फलस्वरूप सूर्य के ऊपरी परत से, और जहां तक ये तारा, पुच्छल तारा धूमकेतु, ठीक है, टकराया, वहां से एक ज्वार उठा होगा, सूर्य से एक पदार्थ बाहर निकला होगा जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को फाड़ के बाहर आ गया, कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में आ गया। और चूंकि सूर्य अपने अक्ष पर, इस मुच्छल तारे ने जब चोट किया होगा तो सूर्य तो ऑलरेडी अपने अक्ष पे घूम रहा होगा, और ये पुच्छल तारा कुछ ब्लास्ट हुआ होगा तो उसका भी मटेरियल बाहर आया होगा, कुछ सूर्य का मटेरियल बाहर आया होगा, और यही सूर्य के चारों चक्कर काटते 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 आपस में सम्मिलित होकर के पिंड में बदल गए होंगे। क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो भी खगोलीय पिंड आकाश में गति करते हैं, एक अक्ष पर यदि हो तो वो सम्मिलित होकर ग्रह बना देते हैं। तो वही ग्रह बन गए होंगे, कुछ उपग्रह बन गए होंगे, और कुछ पदार्थ फिर वैसे ही जो गुरुत्वाकर्षण से क्रॉस कर गया होगा वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया होगा। मतलब सिंपल सा थ्योरी है वफन का कि सूर्य देवता जो थे, सन, एक दूर से एक तारा आया, विशाल का पुच्छल तारा, ये पुच्छल तारा है, आप भी बना सकते हैं। और ये गति करके आके टकरा के यहां पे टकराया ये, और टकरा के निकल गया ये। मतलब कुछ तो नष्ट हुआ और कुछ निकल गया। तो इसके टकराने से जो मटेरियल छलका, सन का जो मटेरियल छलका, वो मटेरियल सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, और चक्कर काटने के कारण ही ग्रहों और उपग्रहों के रूप में वो पिंड बदल गए। ये थ्योरी थी कास्ते दी बफन की। आलोचना बहुत आसान है, क्या कि ये जो पिंड इस पुच्छल तारा के टकराने से बना, तो फिर दोबारा वैसा पुच्छल तारा क्यों नहीं आया? बफन ये उत्तर नहीं दे पाए कि कहां से आया था वो, कहां चला गया वो, और फिर क्यों नहीं आया वो। मतलब वो ऐसा पुच्छल तारा दोबारा फिर क्यों नहीं आया? इतने लाख वर्ष हो गए, 4.5 अरब वर्ष हो गए, फिर कोई पुच्छल तारा क्यों नहीं आया? इस पर बफन कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात ये
कि यदि पुच्छल तारा से अलग हुआ मटेरियल ही ने ही ग्रहों उपग्रहों का निर्माण करवाया, तो फिर जो आकार वाला कॉन्सेप्ट है कि इधर वाला छोटा और बीच वाला बहुत बड़ा और फिर उसके बाद धीरे 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 बहुत छोटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं हो पाया। बफन ने ना तो ग्रह और ग्रहों के आकार की बात की और ना ही उन्होंने ये बात की कि इनमें से कुछ ग्रह जो हैं वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं और कुछ ग्रह पश्चिम से पूरब, जैसे शुक्र उल्टा घूमता है। सब ग्रह जिस दिशा में घूमता है उसके ठीक उल्टा घूमता है कौन? शुक्र। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रहों से अलग शुक्र की गति क्यों है, ये बफन ने उत्तर नहीं दिया। तो तकनीकी रूप से प्रारंभ में तो ये बहुत ही बेहतर थ्योरी हुई, साबित हुई, लोगों को अच्छा भी लगा, जिससे कई सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि ग्रहों में जो पदार्थ हैं वो पूर्णतः सूर्य में उपलब्ध नहीं है, कुछ अलग पदार्थ भी हैं। तो ये पता चलता है कि संभवतः वे पदार्थ उस पुच्छल तारा का रहा होगा। लेकिन बाद में इस थ्योरी को मान लिया गया कि ये पूर्णतः सटीक थ्योरी नहीं है। दूसरा सिद्धांत आया 1755, यानी कास्ते दे बफन की थ्योरी को जब बहुत क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दे पाए, तब थ्योरी नंबर सेकंड आया। इसको कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना हम आपको अंग्रेजी में भी बताएंगे, बिल्कुल ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो। वायव्य राशि परिकल्पना एक फिलोसोफर ने दी, इमैनुअल कांट नाम है उस फिलोसोफर का। आप इस फिलोसोफर को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये बड़ा फेमस फिलोसोफर है, यूरोप की पूरी फिलोसफी का पप्पा है ये, पापा है ये। नाम है इमैनुअल कांट। इनको पूरा यूरोप मानता है, पूरा यूरोप पूजता है इनको, इमैनुअल कांट को। इमैनुअल कांट फिलोसोफर थे, ज्योग्राफर थे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्कॉलर थे। 1755 में इमैनुअल कांट ने एक थ्योरी दी, इसको गैसियस थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? गैसियस थ्योरी कहते हैं। इनको गैसीय पिंड का सिद्धांत या गैसियस थ्योरी कहते हैं। हिंदी में इनको वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं, वायव्य राशि परिकल्पना। और इंग्लिश में इसको कहते हैं गैसियस थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस के ये मतलब इन्होंने अलग तरीके से ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो जो एक्सप्लेनेशन था वो कहलाया गैसियस थ्योरी। वायव्य राशि परिकल्पना गैसियस थ्योरी इमैनुअल कांट ने दी। कांट ने क्या बतलाया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। बफन याद है ना आपको? बफन ने कहा था कि एक धूमकेतु, विशालकाय धूमकेतु आया, सूर्य से टकराया, छलका सूर्य का मटेरियल और कुछ उसका भी टूट के इसी मटेरियल में मिक्स हुआ और दोनों का जो कॉकटेल हुआ वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता रहा और फिर ग्रहों और उपग्रहों में बदल गया। आलोचनाएं जम के हुई क्योंकि कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया उनका सिद्धांत, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है उनका सिद्धांत क्योंकि प्रारंभिक सिद्धांत था, बाकियों को प्रेरित किया इस सिद्धांत ने। कांट की थ्योरी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हुई थी, तभी तो कांट कुछ नया खोजने के चक्कर में नई थ्योरी दे पाए। तो कांट की जो गैसियस थ्योरी है उस गैसियस थ्योरी को ध्यान से समझेंगे हम। और क्या बतलाया कांट ने, बहुत छोटे से शब्दों में बताता हूं, 2 लाइन में बताता हूं, ध्यान से सुनना। इमैनुअल कांट ने कहा कि इन द बिगिनिंग यूनिवर्स में, प्रारंभ में कुछ प्रोटो पार्टिकल्स थे, आद्य पदार्थ कहा उन्होंने। आद्य मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक। प्रोटो पार्टिकल्स की बात की कांट ने। उन्होंने कहा कि ये प्रोटो पार्टिकल्स जो थे पहले गैसियस फॉर्म में थे और जब ब्रह्मांड में ऐसे क्षेत्र में ये घूमते हुए जमा हो गए जहां पे कम टेम्परेचर था, तो ये छोटे हुए, ठंडे कणों के रूप में हुए, एक जगह जमा, और ऐसे ही वो अंतरिक्ष में चलायमान थे। तो जब नजदीक आए
तो इनके अंदर की जो अट्रैक्शन कैपेसिटी थी, चुंबक वाला गुण, मैग्नेटिक नेचर, उस नेचर के कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे। आप कभी गूगल पे एक चुंबक सर्च करिएगा, उस चुंबक का नाम है शायद ट्राइडेरियम मैग्नेट, ट्राइडेरियम या कुछ ट्रिलेरियम मैग्नेट नाम है। वो दो मैग्नेट ऐसे टकराता है कि उसके बीच में कुछ भी आए तो उसको चूर चूर कर देता है, खुद भी चूर हो जाता है। उनके बीच इतना हाई पावर का मैग्नेटिक फोर्स होता है। ट्राइडेनियम या कुछ सबसे हाईवी पावर का आप यदि सर्च करेंगे ना मैग्नेट, हाईवी पावर मैग्नेट यदि सर्च करेंगे तो आपको वो मैग्नेट बताएगा। बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है, ट्रिलेरियम होता है या ट्राइडेनियम होता है, मैं सर्च कर देता हूं। हाईएस्ट या हाई पावर मैग्नेट हम लिख देते हैं थोड़ा, उसके बाद वो खुद ही बता देगा। ये है, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, इस ये जो मैग्नेट है 2119 रुपए में एक इसका टुकड़ा मिलता है। इस मैग्नेट की कैपेसिटी इतनी ताकतवर है कि यदि ये मैग्नेट आपस में टकराएगा ना तो ये एक दूसरे को ही चूर चूर कर देता है। ये मैग्नेट इतना पावरफुल होता है, ठीक है, इतना पावरफुल, बहुत ही ज्यादा हाईली पावरफुल होता है। आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको समझ में आएगा। अच्छा भाई जाओ जाओ, तुम जाओ यार। हाँ This high-grade neodymium magnet is 72 millimeters in diameter, it's 60 millimeters thick, it weighs 1.8 kilos, and yet it has a clamping force of over 300 kilos. Now this magnet is perfectly safe until it sees a thick piece of steel, or even worse, it attracts to another magnet. Now when two magnets suddenly jump together, if your hand is in between, all your fingers will get cut off. If we look at these sponges as being your hand, when the magnet's attracting the other magnet, the force is perhaps 50 kilos at this distance. But because the 50 kilos is pressing on you, and if we combine that with massive miles an hour, what happens when these two fantastic magnets, the second magnet? ये यहाँ पे दिखा रहा है ये। जो मैग्नेट है उस मैग्नेट पे फोकस करना आप। ये इतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है, इतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है ये कि इस मैग्नेट की कैपेसिटी आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये दो मैग्नेट एक दूसरे से टकराया तो बीच का जो मटेरियल था उसको पूरा, ये हैंड है उस इंसान का, हाथ को ये चूर चूर कर दिया, ठीक है। तो आगे और भी हमने जान के आपको दिखलाया कि ये जो मैग्नेट है, अच्छा इसमें और कुछ नहीं है, चलिए बाद में हम इस पे बात करेंगे किसी दिन। तो जो पार्टिकल्स थे, इमैनुअल कांट की हम बात करें, यदि हम कांट की बात समझें तो कांट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो भी पार्टिकल्स थे ना, वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा, उसमें मैग्नेटिक नेचर डेवलप हुआ, राइट, मैग्नेटिक नेचर डेवलप हुआ, आपस में टकराए एक दूसरे से, और टकराने से जो मैग्नेटिक नेचर डेवलप हुआ उससे वो, उसमें ऊर्जा, जब दो चीज टकराता है एक दूसरे पे फोर्स इंजेक्ट करता है तो उसमें क्या पैदा होता है, टेम्परेचर पैदा होता है, और क्या पैदा होता है, कोणीय वेग पैदा होता है। कोणीय वेग का मतलब हो गया कि जिस एंगल से टकराएगा फिर उसमें एक मूवमेंट क्रिएट करेगा ना, एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करेगा। इससे धीरे धीरे उन गैसीय पदार्थों में परिणत हो गए, वो टकराने से उनके धूल और कण पैदा हुए, गैसियस पार्टिकल्स बना, और उस गैसियस पार्टिकल के अंदर एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सुना होगा, अभिकेंद्रीय बल लगना शुरू हुआ, और उस अभिकेंद्रीय बल ने उस विशाल काय
समूह को, पिंडों के समूह को गोलाकार वलय के रूप में, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो गोल 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 घूम रहे थे। कांट ने कहा कि ये जो गोलाकार रिंग फॉर्म हुआ, इसका सेंटर सन बन गया, और इस गोलाकार रिंग का ही जो आउटर रिंग था, सेंट्रल रिंग जो है, उसमें ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा हीट था, वो सन बन गया, स्टार बन गया। और उसके अराउंड जो रिंग्स थे, वो मूव करते करते एक ऑर्बिट पर उनके पदार्थों का आकार गोलाकार स्फेरिकल हो गया, और वह ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह में बदल गए। ये तो था इनकी थ्योरी। तो कांट की थ्योरी बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, आप समझ गए होंगे। कांट की थ्योरी को क्या कहते हैं? गैसियस थ्योरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ओरिजिन हुआ सोलर सिस्टम का, वो गैसियस पार्टिकल से हुआ। कहां से आया गैसियस पार्टिकल? सॉरी। कांट ने कहा कि वो पार्टिकल पहले से अवेलेबल थे, और उस पार्टिकल्स को कांट ने कह दिया प्रोटो पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा आलोचना कांट की उस प्रोटो पार्टिकल्स को लेके होती है कि भाई ये तो बताओ वो पार्टिकल आया कहां से था। कांट ने बस एक ही बात कहा कि पहले से यूनिवर्स में जो डस्ट थे, जो अवेलेबल मटेरियल थे, वो पहले से अवेलेबल थे, और उनमें वो आपस में अट्रैक्ट हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो पहले से अवेलेबल थे, तो उनके बीच पहले से ही अट्रैक्शन क्रिएट होना चाहिए था, पहले से ही टकराना चाहिए था। अब नहीं होता है क्या? अब कहीं ऐसे नहीं है पार्टिकल जिसमें सोलर सिस्टम बन रहे हो? या फिर रिंग जो बना, तो आउटर रिंग गैसियस क्यों बना? इंटरनल रिंग, जो अंदर के रिंग थे, उनका बनना। फिर उन्होंने जो कहा कि रिंग के अंदर जो मटेरियल था, आपस में घूमते हुए ग्रह बन गए। तो जो ये एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं एक कक्ष में, ये ग्रह क्यों नहीं बना रहे हैं आपस में जुड़ करके एक ग्रह? इनको भी फॉर्म फॉर्म करना चाहिए था। मंगल के बाद एक और ग्रह बनता, तो फिर ये एस्टेरॉइड्स क्यों नहीं ग्रहों में कन्वर्ट हुए? चांद अलग क्यों रह गया? तो कई प्रश्नों के जवाब कांट नहीं दे पाए। कांट ने जो थ्योरी दी, गैसियस थ्योरी, कांट ने कोशिश की बहुत साइंटिफिक तरीके से यह थ्योरी की, लेकिन उनको, उनकी जो आलोचना की जाती है, वो इस बात के लिए की जाती है। पहली बात, उन पे यह आरोप लगता है कि कणों के आपसी टकराव से, कण आपस में टकराएंगे तो वो राउंड घूमने वाली गति कहां से आएगी? उसमें टकराएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा, एक ही डायरेक्शन में वो कैसे घूमने लगेंगे? और जो एक शुक्र अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, उसका क्या मतलब? सब रिंग अलग दिशा में घूम रहा है, एक रिंग अलग दिशा में घूम रहा है। तो कांट उसका आंसर नहीं दे पाए, त्रुटिपूर्ण लगा, भ्रामक लगा लोगों को। दूसरे बात यह थी कि कांट ने कहा कि प्रोटो पार्टिकल्स में जो गति आई, जो मोमेंटम हुआ, वो मोमेंटम आपसी टकराव से हुआ। यानी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, लेकिन खुद कह रहे थे, जो बात कर रहे थे, आपसी टकराव से कभी गति उत्पन्न हो नहीं सकती। यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ें, तो उसके अकॉर्डिंग कभी भी आपसी टकराव से कोई गति पैदा नहीं हो सकती। और कांट ने कहा कि प्रोटो पार्टिकल्स थे, उनमें आपसी टकराव हुआ, टकराव के कारण उनमें गति पैदा हुई। तो ये कांट यहां भी गलत है। कांट की धारणा को यदि मान भी लें, तो कांट ये मान रहे थे कि नीहारिका के आकार के वृद्धि के साथ साथ गति बढ़ती गई। लेकिन यदि हम उनकी थ्योरी देखें, जिसमें उन्होंने एंगुलर मोमेंटम की बात की है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होने के बाद गति कम होनी चाहिए। इन्होंने कही कि गति बढ़ती गई, और यदि गति बढ़ती गई ये मान लिया जाए, तो अभी इतनी गति जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है सभी ग्रहों की, अलग अलग क्यों है? कोई बहुत जल्दी, जैसे शुक्र है, वो उल्टा घूम करके सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत लंबा समय लेता है, जबकि बुध कम समय लेता है। बुध से भी कम समय मंगल लेता है, उससे भी कम समय पृथ्वी लेते, मतलब पृथ्वी लेती है, उससे थोड़ा मंगल लेता है ज्यादा। तो अलग अलग रिंग की गति अलग अलग क्यों है?
तो कुल मिलाकर के कांट को आप सिर्फ ये समझ के याद रखना कि कांट ने गैसियस थ्योरी दी थी 1755 में दी थी। और उनकी जो थ्योरी है बेसिकली वो इस पे प्रोटो पार्टिकल्स के बीच के टकराव और उनके टकराव से उनमें एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट हुई और उस वेलोसिटी के कारण वो एक रिंग में कन्वर्ट होते गए, कई सारे रिंग, और सेंट्रल पार्ट सन बन गया और वो रिंग ही प्लेनेट सब प्लेनेट में कन्वर्ट हो गए। यही उनकी थ्योरी थी। कांट की थ्योरी के बाद ज्यादा थ्योरी नहीं है, डरना मत। जो 1 स्टार थ्योरी है उस टोटल 5 1 स्टार थ्योरी है, और 2 स्टार थ्योरी जो है वो 7 पढ़ने हैं आपने, और मॉडर्न थ्योरी जो है तो 4, पढ़ना 2 है। इसीलिए इतनी सारी थ्योरी याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट को, हर एक थ्योरी के साथ जस्टिस पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए बच्चे इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते। और बीपीएससी और यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है। जानना इसलिए जरूरी है, इन तकनीकी शब्दों से कभी कभी पीटी में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। क्योंकि बिगिनिंग का चैप्टर होता है तो सबका ज्योग्राफी के यदि कोई एक्सपर्ट होंगे तो उनका एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो आपने देख लिया दूसरी थ्योरी, गैसियस थ्योरी। तीसरी थ्योरी है, इसको बोलते हैं नेबुला थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस नेबुला। नेबुला को हिंदी में कहते हैं निहारिका, इंग्लिश में कहते हैं नेबुला या फिर गैलेक्सी जिसको बोलते हो आप। निहारिका परिकल्पना, ये भी फ्रांसीसी थे। कांट जो थे वो जर्मन थे, याद रखिएगा। कांट जो थे, मैनुअल कांट, जर्मन थे। और लाप्लास नाम है इनका, ये फ्रांसीसी थे। नाम था बिडाल डी लाप्लास, बिडाल डी लाप्लास, बड़े फेमस हैं, अपने सिद्धांत को लेके भी फेमस हैं। आज हम जो यूज करते हैं ये टर्म नेबुला, निहारिका, गैलेक्सी, इन टर्म को डिफाइन करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो लाप्लास ने, जो विडाल डी लाप्लास नाम था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इमैनुअल कांट वो जर्मन फिलोसोफर एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्कॉलर थे। लाप्लास ने 1796 में अपनी थ्योरी दी। इनकी थ्योरी 1796 की थ्योरी है, और जो इमैनुअल कांट की थ्योरी है 1755 में है। लाप्लास बहुत हद तक कांट से प्रभावित थे। याद रखना, कांट ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो कांट ने जब अपनी गैसियस थ्योरी दी तो उसके बाद के बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस गैसियस थ्योरी को के आधार पे ही थ्योरी देने की कोशिश की। इवन कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी हैं, वो भी गैसियस थ्योरी को अपना बेस मानते हैं। लाप्लास ने कहा कि आद्य पदार्थ जो थे, प्रोटोपार्टिकल्स को उसने भी माना जो कांट ने कहा था। लाप्लास ने माना कि जो आद्य पदार्थ थे वो एक गर्म और परिभ्रमणशील गैसीय पिंड के रूप में मौजूद थे पहले से। प्रोटोपार्टिकल्स को कांट ने कहा था कि वो शीतल थे, ठंडे थे, छोटे छोटे कण थे, बट उनमें आकर्षण के कारण वो आपस में टकराए जब करीब आए। ये थोड़े अलग हैं कांट से अलग। लाप्लास, इनका मानना था कि छोटे और ठंडे पदार्थ नहीं थे, प्रोटोपार्टिकल्स एक तरह से गैसीय पिंड थे, और ये गैसीय पिंड जो थे इन्हीं को उन्होंने कहा नेबुला, निहारिका। उन्होंने कहा यूनिवर्स में ऑलरेडी मिलियंस निहारिकाएं थी पहले से। और वो जो निहारिकाएं थी, उन्हीं निहारिकाओं के अंदर ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब वो निहारिका बनी तो उसका बाहरी परत ठंडा होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि अंतरिक्ष जो स्पेस था उसमें टेम्परेचर तो था नहीं। स्पेस बहुत चिल्ड होता है, बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है, जम जाए लोग, ऐसा होता है। तो स्पेस में अंतरिक्ष में ये जो निहारिका थी, नेबुला थी, ये ठंडा हो रही थी, और ठंडा होने की प्रक्रिया में
ये अपना आयतन खोती जा रही थी, वॉल्यूम खोती जा रही थी। इसके कारण इनमें परिभ्रमण गति जो थी निहारिका की, पहले ही कहा दिया था कि निहारिका घूम रही है और ठंडी भी हो रही है। तो जब नेबुला ठंडी हो रही है, नेबुला घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है, तो उसके परिभ्रमण केंद्र में थोड़ी परिभ्रमण गति में थोड़ी वृद्धि हुई। पिंड का अपकेंद्रीय बल भी बढ़ गया। अपकेंद्रीय बल होना जो बाहर की ओर लगता है, मतलब केंद्रीय अपकेंद्रीय बल अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल जो काम करने लगा। जैसे कि विषुवत रेखा पर ज्यादा अपकेंद्रीय बल लगता है, ध्रुवों पे कम अपकेंद्रीय बल लगता है। तो जो निहारिका की जो सरकमफेरेंस था, निहारिका का जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हुआ होगा निहारिका का, उस ओर इन्होंने पदार्थों को फेंकना, बाहर की ओर करना शुरू किया। इस दौरान एक डायलमा क्रिएट हुआ, मतलब अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर पदार्थों को फेंक रही थी और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर खींच रही थी। तो इससे जो पदार्थ बाहर जाने थे वो ना बाहर जा पाए ना अंदर आ पाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। कई बच्चे आपसे कल कल को पूछ देंगे, इंटरव्यू वाले भी पूछ देंगे कि जब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है तो ये सारे पृथ्वी, बुध, मंगल ग्रह सूर्य में जाके समा क्यों नहीं जाते? सूर्य इसको खींच क्यों नहीं लेता अपनी ओर? सूर्य तो काफी बड़ा है, उसकी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में होने के कारण इसको सूर्य खींच क्यों नहीं लेता? जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ये नहीं होंगे तब तो स्पेस भग जाएंगे, ये अंतरिक्ष में खो जाएंगे ये। तो ना तो ये अंतरिक्ष में खोते हैं और ना ही ये सूर्य में गिर जाते हैं। तो अपनी जगह टिके रह के सूर्य का चक्कर क्यों काटते हैं? सबसे पहले तो ये बता दो कि ये अपनी जगह टिके क्यों है। तो इस मामले में मिस्टर लाप्लस आपको आपकी मदद करेंगे। लाप्लस आपको बता रहे हैं कि देखो बेटा, दो फोर्स एक ही साथ काम कर रहा है। एक केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल इन पिंडों को बाहर धकेल रहा है, भग जा यहां से, दूर जा, दूर जा। और केंद्र में चूंकि मैग्नेटिक पावर है, आयरन है, नीफे मतलब निकल है, फेरस है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो दो बलों के बीच खींचातानी जब होगी और दोनों बल समान रूप से पावरफुल होंगे तो क्या होगा? रस्सा कसी का खेल देखा ही होगा आपने, रस्सा कसी का खेल। वही बात इस पे लागू होती है। क्या? खींचातानी वाली बात। यानी दो फोर्स दोनों सूर्य ही लगा रहा है। एक फोर्स सूर्य से लग रही है, वो आप केंद्रीय बल है, सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहे हैं, फेंक रहा है, वो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। और वही सूर्य दूसरा बल भी लगा रहा है, इनको अपनी ओर खींच रहा है। नतीजा क्या है? एक ही व्यक्ति दोनों ओर से खेल रहा है। शतरंज का खेल है, व्हाइट वाला भी आप ही चल रहे हैं, ब्लैक वाला भी आप ही चल रहे हैं। मतलब दो फोर्स के कारण ये सारे पृथ्वी, मंगल, बुध ग्रह जो जहां है वो वहीं टिके हैं। और चूंकि सूर्य जहां टिका है साथ में घूम भी रहा है, तो इसीलिए जो बाकी पदार्थ हैं वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि सूर्य घूम रहा है। सूर्य रुक जाएगा तो वो भी रुक जाएंगे। और साथ ही साथ वो जो बल लग रहा है, अब केंद्रीय बल और बाकी बल, उन बलों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाता है, शुक्र खेला बिगाड़ देता है। शुक्र उल्टा क्यों घूम रहा है? सब इधर घूम रहा है, कानी गाय के अलगे बथान है, वो उल्टा घूम रही है। तो बस लाप्लस की एक बात लोगों को बड़ी पसंद आई। लाप्लस की थ्योरी इसलिए बड़ी फेमस है कि उन्होंने ग्रहों को अपनी जगह स्थित होने का कारण समझा दिया। ये सारे ग्रह जो अलग अलग स्थानों पर टिके हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इन सब पर पड़ता है, तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है तो ये सूर्य की तरफ खिंच क्यों नहीं जाते? तो सूर्य दूसरा बल भी लगा रहा है। यहां पे उन्होंने सूर्य शब्द की जगह निहारिका, नेबुला शब्द प्रयोग में लाया कि जो नेबुला है
वो इनको और इनकी जगह स्थित नेबुला लगाती थी फोर्स अपने बाहर के पदार्थों की तरफ, और इसी के कारण अब केंद्रीय बल की तीव्रता बढ़ती गई और भ्रमणशील बलय यानी नेबुला के चारों तरफ कुछ रिंग बनने लगे। सॉरी। और इन्हीं रिंगों के बलयों के लगातार घूर्णन और ठंडा होने से इनके टुकड़े टुकड़े हो गए और इन्हीं टुकड़ों से कुछ ग्रह बने आपस में जुड़ के, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो उपग्रह और क्षुद्र ग्रह बन गए। आलोचना होती है भाई इनकी भी, सबकी आलोचना करना सीखेंगे। बायब राशि परिकल्पना लाप्लास ने दी थी 1796 में, और इस परिकल्पना को इनके बाद अगले 150 सालों तक बड़ी बड़ी सराहना मिली, लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया। व्हाट अ साइंटिफिक थ्योरी यू हैव गिवन। बट धीरे धीरे साइंस जब तरक्की कर गया तो इसकी कई बातों को लेके इनकी भी आलोचना होने लगी। पहली आलोचना इनकी इनकी भी वही हुई कि इन्होंने भी कहा था कि निहारिका एंगुलर मोमेंटम के कारण घूम रही है, और एंगुलर मोमेंटम की बात इन्होंने की थी। वो मोमेंटम की थ्योरी इन पर सेट नहीं हुई, एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी के अगेंस्ट थी इसकी इनकी कल्पना, उनके गणितीय सूत्रों पर इनकी थ्योरी सेट नहीं हुई। लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया कि साहब ये बताइए कि इस निहारिका से या 9 छल्ले ही क्यों निकले? क्या 9 से ज्यादा छल्ले नहीं निकल सकते थे क्या? लाप्लास ने इस पे कोई विशेष अटेंशन नहीं दिया कि 9 ही ग्रह क्यों बने। घनी जो पदार्थ जब पिंड के रूप में बदला तो पिंड स्वतंत्र क्यों नहीं घूमते रहे, आपस में मिलकर ग्रह क्यों बना लिए? एक छल्ले से कई छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रह बन सकते थे, तो फिर वो सब मिलके एक ग्रह क्यों बनाए और बाकी क्षुद्र ग्रह वैसे क्यों रह गए? उन्होंने ग्रह क्यों नहीं बनाया? एक और इनकी ये होती है आलोचना होती है कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में निश्चित तौर पे निहारिका जो है द्रव अवस्था में रही होगी, परंतु यदि द्रव अवस्था में ये घूमेगी, परिक्रमा करेगी द्रव अवस्था में, अंतरिक्ष में कोई परिक्रमा कैसे कर सकता है जब तक ठोस ना बने? क्योंकि द्रव तो विभिन्न स्तरों पर इसकी गति समान नहीं होगी, द्रव में घर्षण होता रहेगा, द्रव वैसी गति कर ही नहीं सकता। तो एक जो इनकी आलोचना होती है वो इनके एंगुलर मोमेंटम को लेकर होती है कि निहारिका जो राउंड घूम रही थी वो क्यों घूम रही थी, उसकी गति तेज क्यों हुई, मंद क्यों हुई, वो ये नहीं बता सके कि गति शुरू कैसे हुई। दूसरी इसकी आलोचना होती है कि 9 ही ग्रह क्यों बने, 9 ही छल्ले क्यों बने, ज्यादा या कम क्यों नहीं बने। तीसरी इनकी आलोचना होती है कि यदि सूर्य निहारिका का एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए, जिससे यह मालूम पड़ता हो कि एक नया छल्ला बन रहा है। और तो सूर्य से कोई नया छल्ला क्यों नहीं निकल रहा है? यदि उसी निहारिका का सेंट्रल पार्ट है तो अभी भी छल्ले बनते रहने चाहिए, पिछले 4.5 अरब वर्ष से कोई नया छल्ला क्यों नहीं बना? तो छल्ले को लेकर के बड़ा इनका छल्ला छल्ला हुआ है, रिंग को लेके। और एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं इन्हीं छल्लों से संबंधित। एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि सभी ग्रहों और उपग्रहों को दिशा देखी जाए, सभी ग्रहों और उपग्रहों की दिशा देखी जाए, तो ये सभी ग्रह और उपग्रह जो हैं इन सबको एक ही दिशा में घूमने चाहिए। लेकिन शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वे इनके विपरीत दिशा में घूमते हैं। चंद्रमा तो चलो ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी को फॉलो करती है तो चंद्रमा पृथ्वी की दिशा में घूमती है। मंगल के दोनों चांद भी अपने पप्पा के बड़े दुलारे हैं, फोबोस डेमोस, तो वो भी चलो मंगल के चारों ओर घूमती है। लेकिन बृहस्पति के जो चांद हैं और शनि के जो चांद हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर एंड नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मून, सॉरी सैटर्न, उनका पाथ अगेंस्ट टू द जुपिटर एंड अगेंस्ट टू द सैटर्न है, तो उनके उनका पाथ अलग क्यों है? लाप्लास नो कमेंट्स।
दरअसल लाप्लस जिस समय परिकल्पना दिया था ना, उस समय इतने ज्यादा ग्रहों की खोज ही नहीं हुई थी। इसलिए लॉपलस की थ्योरी जो लॉपलस ने दी, उनको 150 सालों तक मान्यता मिलती रही कि सही थ्योरी है। लेकिन उनके थ्योरी देने के अगले 150 साल में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि अब नए नए उपग्रहों और ग्रहों की खोज होती चली गई, जिसमें लाप्लस खो गए। लाप्लस ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील, एक तप्त निहारिका थी, पर लाप्लस ये नहीं बताते कि निहारिका कहां से आई थी। लाप्लस ये नहीं बताते हैं कि निहारिका में उष्मा कैसे पैदा हुई। लाप्लस ये भी नहीं बताते हैं कि निहारिका में उष्मा और गति तो पैदा हुआ, ये मानते हैं उनकी परिभ्रमण गति जो है घूमने की, वो इतनी तेज कैसे हो गई कि उससे छल्ले निकलने लगे और छल्ला ग्रह में बदलने लगे। और छल्ला निकल रहा था, और उस निहारिका का केंद्रीय भाग यदि सूर्य है, तो अब और नए छल्ले क्यों नहीं निकल रहे, न ही छल्ला क्यों निकला। बहुत से अटपटे प्रश्न हैं जिनका जवाब लाप्लस की थ्योरी नहीं देती, इसलिए लाप्लस की थ्योरी को त्रुटिपूर्ण माना जाता है और इसको वैज्ञानिक धारणा नहीं मानी जाती, गलत धारणा मानी जाती है। फिर भी एक प्रयास था लाप्लस का। निहारिका परिकल्पना के बाद की जो थ्योरी है, वो थ्योरी का नाम है लाप्लस की थ्योरी को बाद में उनके एक स्टूडेंट थे, फॉलोअर थे, रॉस नाम था, उन्होंने कुछ संशोधित भी किया था। और रॉस की थ्योरी में कुछ आंसर्स दिए गए थे लाप्लस की थ्योरी का, बट फिर भी वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अद्वैतवादियों का अंतिम सिद्धांत जो सबसे लास्ट में आया और काफी पॉपुलर हुआ, वो है उल्का पिंड परिकल्पना। जो उल्का पिंड परिकल्पना है, ध्यान से सुनिएगा। उल्का पिंड परिकल्पना जो है, वो लॉकियर ने दी है, ये भी याद रखना है, लॉकियर ने दी है। ये उतना पॉपुलर नहीं है। आपको एग्जाम में यदि आए तो इन तीनों को जरूर चर्चा कीजिएगा, ये तीनों बड़े लोग हैं। लॉकियर उतना पॉपुलर नहीं है, बट इसकी थ्योरी बहुत डिफरेंट थी और इन्होंने बहुत बाद में ये थ्योरी दी थी, 1919 में ये थ्योरी दी थी। 1919 में लास्ट थ्योरी है, वन स्टार में, वन स्टार अद्वैतवाद में अंतिम थ्योरी है जो काफी पॉपुलर हुई। 1919 में ये थ्योरी आई थी और इस थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ये थ्योरी उसी का मॉडर्न वर्जन था, बफन का। बफन का ये मॉडर्न वर्जन है, नया वर्जन है बफन का। और लॉकियर ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में लॉकियर ने बताया था कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में वैरायटी ऑफ, मतलब विभिन्न प्रकार के पिंड, जो उल्का पिंड थे, वो तैर रहे थे। सूर्य के करीब उल्का पिंड का समूह आया जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की ओर खिंच गया। कुछ जो ज्यादा, मतलब उसी उल्का पिंड का जो उल्का पिंड के समूह सूर्य के करीब से गुजरे, और ये कई बार रिपीट हुआ। जो भी सूर्य के आसपास उल्का पिंड का समूह था, वो उल्का पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के करीब आए, और सूर्य के जो दो फोर्सेस थे, वही अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण, इसके कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और उनके चक्कर लगाने के कारण उनमें से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये थ्योरी उतना लोगों ने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सैटेलाइट्स और जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनका जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स सन के कंपोनेंट से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी सन जिस कंपोनेंट से बना है वो बहुत ज्यादा मैच करता है इन ग्रहों से, इसलिए इसको गलत मान लिया गया। और ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाया कि जब ये सारे उल्का पिंड आपस में मिलके ग्रह बना रहे थे, उपग्रह बना रहे थे, तो एस्टेरॉइड्स वाले ऐसे ही क्यों रह गए, वो भी आपस में जुड़ के ग्रह क्यों नहीं बनाए। और उल्का पिंड हमेशा सॉलिड होता है,
ठोस होता है। तो फिर ये बृहस्पति शनि गैसियस क्यों है? तो चलिए, ये थे थ्योरी, 1 स्टार थ्योरी था ये सब का सब। अब जो हम चर्चा करेंगे, हम 2 स्टार थ्योरी पे चर्चा करेंगे। अब हमारी चर्चा किस पे होगी? 2 स्टार थ्योरी पे। और बफन की थ्योरी, कांट की थ्योरी, लाप्लास की थ्योरी, ये काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है। लॉकियर की थ्योरी याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा। बफन ने कहा था उच्छल तारा से बना है ये पूरा ब्रह्मांड। कांट ने कहा था कि गैसियस कुछ प्रोटोपार्टिकल्स थे, उनसे बना है ये सिद्धांत। और लाप्लास ने कहा था कि नहीं, नेबुला से बना है ये सिद्धांत, यानी निहारिका से बना है ये, सॉरी थी सोलर सिस्टम। अब आते हैं सबसे मेन, जिसको ज्यादा सम्मान मिला, वो है 2 स्टार थ्योरी। 2 स्टार theories are more popular than 1 star theories of the origin of solar system. पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो थ्योरीज है, ज्यादा पॉपुलर कौन हुई? 2 स्टार थ्योरीज। 2 स्टार थ्योरीज सब सबके सब हाल फिलहाल की थ्योरीज है, 19वीं यानी 20वीं सदी की थ्योरीज है। 20वीं सदी के पहले सारी थ्योरीज जो थी वो 1 स्टार थ्योरीज थी। 20वीं सदी से 2 स्टार थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। पहला मोस्ट पॉपुलर बिल्कुल नए तरह का सिद्धांत दिया, ग्रहाणु परिकल्पना। ये उसी से प्रेरित था, लॉकियर से प्रेरित था। जो लॉकियर ने थ्योरी दी थी ना, उल्का पिंड का सिद्धांत, उसमें लॉकियर ने एक गलती की थी कि उन्होंने सूर्य को इन्वॉल्व नहीं किया था। उसने सूर्य को इन्वॉल्व करने का मतलब, सूर्य की जगह उसने कहा था कि जो निहारिकाएं थी, सूर्य शब्द यूज नहीं किया, तो उसने कहा था कि एक गैलेक्सी जो निहारिका नेबुला थी, नेबुला का सेंट्रल पार्ट एज ए सन, एज ए स्टार मतलब बिहेव किया, और उसके ग्रेविटेशन से ये पिंड बने। तो उतना क्लियर नहीं किया उसने, सन टर्म यूज नहीं किया उसने, इसलिए वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि उतना क्लियरेंस नहीं थी उसकी थ्योरी में। लॉकियर के बाद पहला मोस्ट पॉपुलर थ्योरी था ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलिन और मोल्टन, दो दो लोग थे, दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी। 1905 में पहले चेम्बरलिन ने दी थी, बाद में मोल्टन ने इसका संशोधन किया। और वो जो थ्योरी हमने बताया था लॉकियर की थ्योरी, लॉकियर इससे इंस्पायर था, माफ करना, चेम्बरलिन से। चेम्बरलिन की थ्योरी को कॉपी पेस्ट किया था एक तरीके से, इसलिए लॉकियर को नहीं माना गया, और उसने बस इसी को थोड़ा बदला था। तो ये जो थ्योरी है ग्रहाणु परिकल्पना, ये चेम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी है, चेम्बरलिन और मोल्टन। दो लोगों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। ये ज्यादा सीनियर हैं चेम्बरलिन, इसलिए इनका नाम आता है। इनके बाद इस परिकल्पना को और परिशोधित किया गया। क्या बताया चेम्बरलिन और मोल्टन ने? ध्यान से सुनना। चेम्बरलिन और मोल्टन ने बताया कि जो सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, उसमें दो गैलेक्सीज इन्वॉल्व थी, दो नेबुला इन्वॉल्व था। यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज के बहुत सारे नेबुलाज जनरेट हुए थे। उनमें से जब दो नेबुला एक दूसरे के करीब आए, तो एक बहुत ज्यादा ताकतवर गुरुत्वाकर्षण वाला था, और वो दूसरे के करीब से गुजर गया। तो पहले वाले में एक ज्वाला उठी, जिसको उन्होंने मान लिया कि ये सौर ज्वालाएं थी, और उन सौर ज्वालाओं से हजारों किलोमीटर में उच्च तापमान के कारण गर्म पदार्थ फैल सा गया, और ये जो गर्म पदार्थ था, यही गर्म पदार्थ संघनित होकर ग्रहों के रूप में बदलने लगा। ध्यान से सुनिएगा, चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी क्या थी? उसकी थ्योरी थी कि एक नेबुला पहले से था, उसके करीब से एक दूसरा नेबुला गुजरा। दो निहारिका की बात की, निहारिका 1 और निहारिका 2।
यानी नेबुला 1 और नेबुला 2। नेबुला 2 जब नेबुला 1 के करीब से गुजरा तो इस नेबुला 1 का बहुत सारा पदार्थ हजारों किलोमीटर में फैल गया। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण एक खिंचाव जनरेट हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव जनरेट हुआ और उससे इसके पदार्थ, लिक्विड पदार्थ फैल गए। ये गर्म तरल पदार्थ थे, हॉट लिक्विड मटेरियल फैल गए। फिर ये नेबुला तो चली गई अपने रास्ते, ये पदार्थ इसके चारों ओर मूव करने लगे और इन्हीं मूवमेंट के कारण ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी टू स्टार थ्योरी का ये पहला कॉन्सेप्ट था जो सबसे पहले लेके आए चैम्बरलेन और मोल्टन। आलोचना वही है कि कहां से आया था वो और कहां चला गया वो दूसरा निहारिका। अब कोई और निहारिका करीब आकर ऐसे ज्वाला क्यों नहीं उत्पन्न करती। बाद में इसी थ्योरी का एक नया वर्जन दिया जिन्स और जैफरे ने। इन्होंने निहारिका शब्द यूज किया था और जिम्स और जैफरे ने स्टार शब्द यूज किया। थ्योरी सेम है, इसी तरह की है। क्या अंतर है थ्योरी में? जिन्स और जैफरेज ने जो थ्योरी दी थी, जैफरे ने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को कहते हैं ज्वारीय टाइडल थ्योरी। थ्योरी को क्या कहते हैं? टाइडल थ्योरी, ज्वारीय सिद्धांत। काफी पॉपुलर हुआ यह सिद्धांत, अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी में से एक है यह टाइडल थ्योरी। ज्वारीय सिद्धांत कहते हैं इसको क्योंकि इस थ्योरी ने एक बेहतरीन आंसर दिया दुनिया को कि ग्रहों के आकार को लेके इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दी। 2 स्टार थ्योरी है तो आंख बंद करके 2 स्टार बना लेंगे। एक स्टार 1 है, दूसरा स्टार 2 है, 2 स्टार थ्योरी है। इन्होंने भी वही बात की, वहां निहारिका थी चैम्बरलेन और मोल्टन में। जिन्स और जैफरे ने कहा कि सूर्य मूल रूप से एक गैसीय पिंड था, एक विशालकाय तारा सूर्य के करीब से गुजरा और उसके गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह पर तप्त लाल मैग्मा का एक ज्वार भाटा पैदा किया। ज्वार टाइड पैदा किया और वो टाइड जो है उसको दूसरे तारे ने अपनी ओर आकर्षित किया तो एक बार वो सूर्य से अलग हो गया ज्वार। लेकिन तब तक वो तारा काफी दूर गति कर चुका था, तो अब जो ज्वार सूर्य से निकला वो पुनः सूर्य में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि सूर्य का अपकेंद्रीय बल उसको बाहर धक्का देके निकाला था। तो वही अपकेंद्रीय बल उसको बाहर ही छोड़ दिया और गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता रहा, जिससे वो वहीं के वहीं टिका रहा। और वही ये जो ज्वार होता है उसका अगला हिस्सा नुकीला होता है और पिछला हिस्सा भी नुकीला अलग होने पर हो जाता है और बीच का हिस्सा चौड़ा होता है। तो ग्रहों के आकार भी कुछ इसी तरह के हैं। ज्वारीय परिकल्पना ने ग्रहों के आकार की बड़ी सुंदर व्याख्या की कि बृहस्पति आकार में बड़ा क्यों है, बृहस्पति आकार में बड़ा क्यों है और बाकी ग्रह आकार में छोटे क्यों हैं। और ज्वारीय परिकल्पना ने इन ग्रहों का भी व्याख्या किया कि आगे वाला गैसीय क्यों है और ये इधर जो है ये ठोस क्यों है, टेरेस्ट्रियल क्यों है। क्योंकि जो भारी पदार्थ होगा किसी भी ज्वार में निचले हिस्से की तरफ होगा और जो हल्का पदार्थ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। बचपन में कभी कभी हम साबुन को ऐसे लगाते हैं और ऐसे करके फुलाते हैं। जब फुलाते हैं आप तो आप देखेंगे कि बलून बनता है, बबल बनता है। बबल में देखेंगे जो भारी लिक्विड है वो नीचे आ जाता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है गैसियस होता है। तो जिन्स और जैफरेज की बड़ी बड़ाई हुई दुनिया में, इनको बहुत बहुत नाम मिला इस बात के लिए। इन्होंने इस टाइड को नाम दिया था फूले हुए सिगार, सिगार का नाम दिया था। सिगार जो सिगरेट पीते हैं वो फूले हुए सिगार का नाम दिया था इन्होंने कहा था कि दूसरा स्टार जो करीब से गुजरा सूर्य के, उसके गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर सूर्य से जो ज्वारीय पदार्थ, ज्वार के रूप में जो पदार्थ निकला उसने ही उसमें ही ग्रहों का निर्माण हुआ। और
ग्रहों के जो भिन्न भिन्न आकार हैं, तो ज्वार के आकार के कारण ही दूर के ग्रह छोटे आकार के हैं, बीच के ग्रह बड़े आकार के हैं, आंतरिक ग्रह छोटे आकार के हैं। साथ ही साथ गैसीय क्यों हैं ग्रह, इनका भी उत्तर इनमें मिला है। लेकिन इसकी आलोचना जो है, जिन्स और जैफरेज की ज्वारीय परिकल्पना की जो आलोचना हम करते हैं, उसमें यही आलोचना करते हैं कि वो तारा कहां से आया था और कहां चला गया और दोबारा क्यों नहीं आया, एक ये। और दूसरा है कि ग्रहों की गतियां ये डिफाइन नहीं कर पाए कि ग्रह जो है परिक्रमा जो कर रही है, तो एक ग्रह विपरीत में शुक्र क्यों कर रही है, बाकी सब एक दिशा में, शुक्र विपरीत दिशा में गति क्यों कर रही है, ये नहीं बता पाए ये। तो जिन्स और जैफरेज की थ्योरी हमने आपको बताई कि उनकी जो थ्योरी है वो 2 स्टार थ्योरी में काफी ज्यादा वैल्यूएबल थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि तारा जो सन है, सन से जो ज्वार निकला, वो ज्वार सिगार के आकार में निकला, यानी बीच में फुला हुआ था, फुले हुए सिगार, और दोनों तरफ पतले आकार में था। तो ग्रहों का क्रम और ग्रहों का आकार बहुत ही विस्तृत तरीके से ज्वारीय परिकल्पना से पता चलता है। ग्रहों की संरचना, आकार और ग्रहों का परिभ्रमण चक्र भी बहुत विस्तृत रूप से ये बताते हैं। तो लेकिन बस शुक्र को ये सही से डिफाइन नहीं कर पाते। इनकी आलोचना किन किन बातों को लेके होती है, जरा आलोचना समझ लीजिए। ठीक है, आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन्स और जैफरे का पहला आलोचना है, एक ज्योग्राफर ने किया है, लेविन नाम है, कि ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतने दूरी पर स्थित हैं कि इनका करीब आने की संभावना बहुत कम है। तो फिर ये कोइंसिडेंस हुआ कैसे कि दूसरा तारा करीब आ गया, फिर दोबारा क्यों नहीं आया। दूसरी आलोचना होती है इनकी कि जिस विशाल तारे से सूर्य में टाइडल इरप्शन हुआ, वह तारा दोबारा क्यों नहीं आया। तीसरा है कि सूर्य में यदि टाइड उठा होगा तो उस तारे में भी तो टाइड उठा होगा, तो उस तारे वाले टाइड से बने हुए ग्रह कहां गए, ये भी एक प्रश्न है। यदि हम गणितीय तौर पर जिन्स जिन्स और जैफरे की परिकल्पना को देखें, तो मैथमेटिकली ये साबित नहीं हो पाता है कि सूर्य से इतना पदार्थ निकला होगा, इतना पदार्थ निकला होगा कि वो हजारों गुणों के व्यास, हजारों गुना लंबा व्यास वाला फिलामेंट बना दिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूर्य का जो व्यास है, उस व्यास से ये जो जिस टाइड की बात जिन्स जैफरे कर रहे हैं, वो 3,000 गुना लंबी हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा तारा नहीं हो सकता जो अपने व्यास से 3,000 गुनी लंबी ज्वार निकाल पाए। छोटा ज्वार निकल सकता है जो वह व्यास के अकॉर्डिंग, बट 3,000 गुना लंबाई है इन ग्रहों के बीच के डिस्टेंस को यदि देखें, यानी बुध से लेके यदि हम अरुण वरुण यम तक देखें, तो टोटल जो लेंथ है सोलर सिस्टम की, वो जो टोटल लंबी लेंथ है वो 3,000 गुना ज्यादा है किसके, सूर्य के व्यास से, डायमीटर ऑफ द सन से। तो कोई ऐसा पिंड कैसे अपने डायमीटर से 3,000 गुना लंबा ज्वार पैदा कर देगी, ये एक क्वेश्चन है। रसल नाम के जोग्राफर ने आलोचना की है। रसल ने बाद में एक थ्योरी भी दी, जिन्स जैफरे की संशोधित थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 तारा घुसा दिया, एक सूर्य, एक साथी तारा, एक और विशालकाय तारा। तो रसल को भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 तारा की जगह पे रसल 3 तारा ले आते हैं। नाम है एच एन रसल। वो 2 स्टार थ्योरी में एक और तारे की बात करते हैं, जिसको वो नाम देते हैं कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार, साथी तारा। तो रसल ने जिन्स जैफरे की थ्योरी को मॉडिफाई करके बतलाने की कोशिश की, लेकिन रसल भी सही से क्लियर नहीं कर पाए कि आखिर सूर्य से
रसेल का जो साथी तारा था वो कहां से आया वो भी नहीं बचा पाए, और रसेल ये भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि साथी तारा से जो मलबा निकला, चलो ठीक है, वो मलबा जो ज्वार निकला, उस ज्वार, वो ज्वार सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो अवशिष्ट भाग कहाँ है, बचा हुआ भाग उस तारे का कहाँ है। रसेल ने कोशिश की थी बताने की कि सूर्य पर, मतलब सूर्य अपनी जगह स्थिर था, उसके बगल से एक साथी तारा आया और दूर में एक विशालकाय तारा आया, तो उस विशालकाय तारे ने साथी तारे से ज्वार पैदा किया, और उस साथी तारे का कंपेनियन स्टार का ज्वार जो है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आके चक्कर काटने लगा सन के, और इसके कारण ये सारे प्लैनेट्स और सब प्लैनेट्स बने। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कितना लंबा, 3000 गुना लंबा फनल, तो मतलब ज्वार तो नहीं बन सकता, तो बीच में एक तारे को दे दिया कि आधा कुछ सन का निकला, आधा बीच के तारे का निकला, और उससे ये ग्रह बने। यानी वो कहने लगा कि जो गैसियस गैसियस प्लैनेट्स है ना, वो सबके सब साथी तारे से बने हैं, और जो भारी प्लैनेट्स है ना, वो सबके सब सन से बने हैं। तो कुल मिला के भ्रामक लगी रसल की भी जो थ्योरी लगी, वो भ्रमित करने वाली लगी और विरोधाभास वाली थ्योरी लगी, क्लियर नहीं हो पाया यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट से, गलत थ्योरी लगी। रसल के बाद बस ज्यादा नहीं, दो थ्योरी, आप तीन थ्योरी और सुनेंगे, और जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है जिसको आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जो लेमैजियर ने दिया था, और एक स्फीति थ्योरी है, स्फीति सिद्धांत है, उसको भी देखेंगे कि वो सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे बताता है। बिग बैंग थ्योरी सोलर सिस्टम की को कैसे डिफाइन करता है। तो आपने देख लिया, रसल की थ्योरी देखी, जिन्स और जैफ्रे की थ्योरी देखी, चैम्बरलिन मोल्टन की थ्योरी देखी। एक और थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, थ्योरी है ओटो स्मिड की थ्योरी है, सबसे पॉपुलर है तीसरी थ्योरी। ओटो स्मिड की थ्योरी है धूलकण परिकल्पना, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, लास्ट बता रहा हूं, 2 स्टार थ्योरीज में हम लास्ट थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा थ्योरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करेगा। इनमें से कोई थ्योरी सही नहीं है, सारी थ्योरी गलत है। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, एग्जाम में पूछता है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी किसने दी, वो थ्योरी किसने दी, कभी इंटरव्यू में पूछता है, या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए, उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाने पूछे, तो इन सारी थ्योरी का जिक्र दो दो तीन तीन का करना होता है, एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। तो इन थ्योरीज को लिखने पे कोई खास इसलिए नंबर नहीं आता क्योंकि ये सब खुद ऑलरेडी गलत साबित है। तो ओटो स्मिड की जो परिकल्पना थी उसका नाम है धूल कण परिकल्पना, डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, धूल कण परिकल्पना, ये ओटो स्मिड ने दी थी। याद रखना, ओटो स्मिड जो थे उनकी थ्योरी, ओटो स्मिथ की थ्योरी बहुत सारे हैं, होयल और लिटिलटन की थ्योरी है, रसेल की थ्योरी मैंने बात की आपसे, और ओटो स्मिथ के बाद भी बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन ओटो स्मिथ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि उसी थ्योरी से बिग बैंग थ्योरी को भी थोड़ा एक तरीके से साबित करने में मदद मिलती है। हालांकि ओटो स्मिथ की बहुत आलोचना हुई है, रूसी वैज्ञानिक थे, नाम था ओटो स्मिथ, रूसी वैज्ञानिक थे। इनकी थ्योरी का नाम है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, आप सिर्फ इसको पुकार सकते हैं डस्ट हाइपोथेसिस, डस्ट हाइपोथेसिस, धूलकण परिकल्पना। द्वितारक सिद्धांतों में 2 स्टार थ्योरीज में डस्ट पार्टिकल्स की जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक मानी जाती है। 2 स्टार थ्योरीज में चैम्बरलिन और मोल्टन के बाद यदि किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू मिला है तो डस्ट पार्टिकल वाला जो सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जो रूसी वैज्ञानिक थे ओटो स्मिथ, उन्होंने 1943 में सोलर सिस्टम के ओरिजिन की थ्योरी दी। 2 लाइन में याद रखना है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। इनकी जो थ्योरी थी 1943 में आई, और इसमें उन्होंने पहले से थ्योरी को ऐसे डिजाइन किया कि जो जो क्वेश्चंस लोग बनाते थे उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। इनकी थ्योरी, बड़ा तेज आदमी था। उन्होंने देखा कि लोग सूर्य और ग्रहों के बीच एंगुलर मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, हर कोई थ्योरी को चेक करने के लिए एंगुलर मूवमेंट चेक करता है। उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। लोग ये भी पूछते हैं कि भारी ग्रह सूर्य के करीब क्यों हैं, हल्के ग्रह सूर्य से दूर क्यों हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में इसको भी सॉल्व कर दिया।
लोग पूछते हैं कि कुछ ग्रहों की गति तीव्र है, कुछ ग्रहों की गति मंद है। उन्होंने इस पे भी कोशिश की, तीव्र और मंद ग्रह की जो गति है उसमें अंतर क्यों है। और फिर वो ये भी कोशिश की उन्होंने बताने की कि सूर्य और ग्रहों के बीच जो वर्तमान दूरियां हैं वो दूरी आखिर क्यों है। अब आते हैं उनकी थ्योरी को समझते हैं। ओटो स्मिथ ने ये माना कि ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति, सूर्य सहित ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति धूल कण से हुई। इन्होंने वही वाला कॉन्सेप्ट उठाया, प्रोटो पार्टिकल्स, आदि कण। प्रोटो पार्टिकल्स की पहली चर्चा किसने की थी? इमैनुअल कांट ने। और कांट के बाद ये ओटो स्मिथ ने उनसे इंस्पायर्ड होके उनकी थ्योरी का एक पार्ट चुना, प्रोटो पार्टिकल्स। उन्होंने कहा आदिकाल में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अत्यधिक मात्रा में गैस थे, धूल के कण थे। इन गैसों, इन धूल कणों की उत्पत्ति जो हुई थी ब्रह्मांड में मौजूद उल्काओं और तारों से हुई थी। उल्के, उल्का पिंड और तारे जो ब्रह्मांड में थे, उनसे निकला हुआ डस्ट ही, उनके निकला हुआ डस्ट जो है वो आकाश गंगा में फैले हुए थे। ठीक है, गैलेक्सीज में फैले हुए थे। प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ और कुछ धूल कण को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। किसी आकाश गंगा के बगल से ये सूर्य गुजरा। सूर्य जब गति करते हैं, सूर्य जब अपने पाथ पे गति करता है तो वो कई तारों के समूह से होके गुजरते हैं और इन तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जो हमारी मंदाकिनी है, इसमें कई छोटे छोटे आकाश गंगा है। दुग्ध मेखला है, ओरियन है, बताया था ना आपको, कई छोटी छोटी आकाश गंगा है। तो सूर्य जब इन आकाश गंगाओं की करीब से गुजरा तो इन आकाश गंगाओं में जो धूल कण थे उसको खींच लिया अपनी ओर, क्योंकि सूर्य बहुत स्पीड से मूव कर रहा था अपने कक्ष पर, अपने ऑर्बिट पर। और मूवमेंट करता हुआ कोई पदार्थ जब बगल से गुजरता है तो आसपास के डस्ट को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ट्रेन गुजरेगी तो आसपास का प्लास्टिक पन्नी वन्नी उड़ के उसके पीछे जाने लगता है। तो वैसे ही जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजरा तो उस आकाश गंगा के अंदर जो डस्ट थे, धूल कण थे, गैस के बादल थे, वो सूर्य की ओर आकर्षित हुए और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हुए सूर्य के साथ हो लिए। फिर वो कहते हैं कि प्रारंभिक चरण में ये धूल कण गैस अव्यवस्थित रूप से सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित था, जबकि धूल कण मात्रा में ज्यादा होने के कारण तेजी से संगठित हुए और चपटी तस्तरी में बदलते चले गए। एक कण, जैसे शनि के चारों तरफ तस्तरी है ना, शनि के चारों तरफ रिंग है ना, वलय है, छल्ला है, वैसे ही बिगनिंग में सन के अराउंड ये धूल कणों ने तस्तरी बना दी, रिंग बना दी, और गैस उस तस्तरी के चारों तरफ घूमते रहे, घूमते रहे। और इसके बाद ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रारंभिक अवस्था में धूलकण जो थे, जो नॉन इलास्टिक रूप से आपस में टकराने के कारण जो अपनी गति खोते गए, उनकी गति जब मंद पड़ी तो वो संगठित होकर ग्रह में बदले। यानी शुरुआत में ठोस ग्रह बने, यानी कि पृथ्वी बने, बुध बने, मंगल बने, और ठोस बने, और आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके एस्टेरॉयड बन गए। और एस्टेरॉयड अभी भी उसी तस्तरी के अंदर घूम रहे थे, यानी धूल कण पहले तस्तरी में परिणत हुए और तस्तरी के अंदर ये संगठित हो के एस्टेरॉयड में परिणत हुए, और ये एस्टेरॉयड आपस में जुड़ जुड़ के ग्रहों में बदल गए।
और ग्रहों के निर्माण के बाद भी जो कुछ पदार्थ बचे घूम रहे थे वो सब उपग्रह बन गए। स्टेप बाय स्टेप बताया। ओटो स्मिथ ने बताया कि चूंकि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर गैस से हुआ है, मेघ से हुआ है, धूलकण गैस मेघ यानी जो आकाश गंगा से निकले हुए गैस मेघ है, और धूलकण से हुआ था। सूर्य और ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर है, दोनों का जो एंगुलर मूवमेंट है डिफरेंट है, क्योंकि वो सन का पार्ट है नहीं, वो मटेरियल जो है वो आकाश गंगा का मटेरियल है, तो इसलिए उसके एंगुलर मूवमेंट और का नेचर डिफरेंट होगा, इसलिए सबकी गति अलग अलग है। अलग अलग आकाश गंगाओं से बना हुआ मटेरियल है ये, जिधर जिधर से सूर्य गुजरा, जहां जहां से डस्ट पार्टिकल्स उठाया वैसा वैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो सन के सन के साथ एंगुलर मूवमेंट जो है वो कैसे सेट कर पाएंगे एक जैसा, इसलिए सबका अलग अलग है। ओटो स्मिथ ने कहा कि यदि मैथमेटिकल तरीके से हम चाहें तो ये प्रूव कर सकते हैं कि डिफरेंट सोर्स से जो डस्ट होंगे और उन डस्ट से जो बने हुए मटेरियल होंगे उनका एंगुलर मूवमेंट भी डिफरेंट होगा, और वो साबित भी करके दिखाया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ओटो स्मिथ ने कि आखिर ये सारे जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, सब प्लैनेट्स हैं, इनका एंगुलर मूवमेंट डिफरेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नेबुला के डस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेबुला से आए हुए, मतलब आकाश गंगा बोलिए, नेबुला के अंदर आकाश गंगा से आए हुए डस्ट है। दूसरी बात ओटो स्मिथ ने कही कि सूर्य के करीब जो स्थित है ग्रह, भारी ग्रह हैं, वो दूर हल्के वाले पदार्थ वाले जो सूर्य के करीब स्थित ग्रह है वो भारी पदार्थ से बने हैं, जो दूर वाले ग्रह हैं वो हल्के पदार्थ से बने हैं। इसका उत्तर दिया किसने? ओटो स्मिथ ने, कि इसका प्रमुख कारण है तस्तरी के विभिन्न भाग में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता। जो तस्तरी बनी थी, केंद्र के सूर्य के करीब होने के कारण, उष्णता ज्यादा होने के कारण वो भारी पदार्थ में परिणत हुई, और जो दूर थी तस्तरी का जो बाहरी हिस्सा था वो हल्के गैसीय पदार्थों की बनी थी। अट्रैक्शन, सन का अट्रैक्शन के कारण भारी पदार्थ उस तस्तरी के करीब में आ गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर जाके जम गए। तो हल्के पदार्थों वाले ने बड़े आकार में होने के कारण हल्के मतलब गैसीय ग्रह बनाए, और भारी पदार्थ वाला जो रिंग का जो करीब वाला पार्ट था, जैसे ये सन है और ये जो है वो क्या है, चपटा रिंग है, ठीक है। मान लीजिए इस सन के करीब वाला पार्ट है, और इस सन के चारों तरफ यदि हम देखें तो ये छल्ला है सपोज, तो इस छल्ले के करीब में भारी भारी मटेरियल आके जम गया, भारी वाला मटेरियल आके जम गया, और दूर में जो पदार्थ बने ये गैसीय पदार्थ थे, इधर गैसीय पदार्थ थे, तो इसके आपस में संघनित होकर जो ग्रह बने वो गैसियस ग्रह बने, और इधर जो ग्रह बना वो हैवी ग्रह बना। यानी ये ओटो स्मिथ का एक नया कॉन्सेप्ट था क्लियर करने का, कि दूर के ग्रह हल्के और गैसीय क्यों हैं, और नजदीक के ग्रह भारी और वो ठोस पदार्थ के क्यों है, ठोस पदार्थों से बने क्यों है। तो इस तरह से उन्होंने क्लियर किया कि जो ग्रह हैं इनके बीच बराबर दूरी क्यों नहीं है, इस पर भी उन्होंने बात की, कि जो गैस और धूलकण थे उनका परिमाण अलग अलग था, तो अलग अलग परिमाण होने के कारण, क्वांटिटी अलग अलग होने के कारण, वो अलग अलग जगह पे जहां जिनको स्पेस मिला वहां पे वो एक जगह जमते गए। तो इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस समान ना होकर के, एक जैसे पदार्थ तो थे नहीं, अलग अलग पदार्थ थे, तो उनका परिमाण, उनकी मात्रा भी अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग जगह पे सम्मिलित संगठित होकर के वो अलग अलग ग्रहों का निर्माण किया। तो ये परिकल्पना ओटो स्मिथ की है, इनकी भी आलोचना होती है। आलोचना ये होती है कि पहली आलोचना है कि जो गैस है, मेघ है, धूलकण है, आखिर आकाश गंगाओं में कहाँ से आए, या ये तो इन्होंने तो बताया था कि उनके उल्का पिंड और तारों के आपस में टकराने, तारों से और उल्का पिंडों से बने। लेकिन सवाल उठता है कि ये गैस और धूलकण जो है सूर्य को अभी भी मिल रहे हैं क्या? सूर्य अभी भी इस तरह के धूलकण और गैसों से बने हुए पदार्थों से छल्ले बना रहा है, या फिर इनसे ग्रह उपग्रह बन रहे हैं? और यदि ये गैस मेघ धूलकण बिखरे थे, शिथिल थे, तो सूर्य उनको कैसे अपहरण किया, कैसे सूर्य उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जबकि सूर्य का अपना जो क्षेत्र है गुरुत्वाकर्षण का, उसमें पहले से पदार्थ होंगे।
तो और पदार्थ को इसने कैसे अपहरण किया उन दूसरे जगह से, तो इसका आलोचना कम होता है। ओटो स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना कम की जाती है, बहुत हद तक सत्य माना जाता है, लेकिन ओटो स्मिथ का आलोचना इस बात पे होता है कि ये नहीं बता पाए कि सूर्य जो है आकाश गंगाओं में, एक आकाश गंगा से गुजरे, सभी आकाश गंगाओं से गुजरे, या जो मटेरियल इन पदार्थों में है उपलब्ध, वो मटेरियल पदार्थ सूर्य से कैसे समानता कुछ मामलों में रखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर ओटो स्मिथ नहीं दे पाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने 3 थ्योरी पढ़ी, 1 स्टार वाली, 3 थ्योरी पढ़ी 2 स्टार वाली। अब 2 थ्योरी हैं पॉपुलर जो मॉडर्न थ्योरी के रूप में है। कुछ कुछ किताबों में तो 2 से ज्यादा थ्योरी है, मॉडर्न में भी कई थ्योरियां हैं, लेकिन 2 थ्योरी में एक थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी और दूसरी थ्योरी का नाम है स्फीति का सिद्धांत। तो जब हम आधुनिक सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो इसमें मेनली 2 थ्योरी पढ़ते हैं। एक वही जो पोलैंड का पादरी था, उन्होंने थ्योरी दी थी बिग बैंग का सिद्धांत, बड़ा सर्वमान्य सिद्धांत है, इसको सबने माना और यही थ्योरी आज तक मान्य थ्योरी है, इसमें बहुत कम गलतियां निकाली गई हैं। और दूसरी थ्योरी है, इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली क्योंकि इसमें गलतियां निकाली गई, स्फीति का सिद्धांत। हम इंग्लिश भी बताएंगे, घबराना नहीं है कि स्फीति का सिद्धांत क्या होता है, सर बताया नहीं आपने। जो बिग बैंग की थ्योरी है आपको पता है, प्रोफेसर लेमेजेयर ने दी थी। लेमेजेयर जो थे उन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। लेमेटेयर बेल्जियम, पोलैंड, कुछ किताबों में पोलैंड लिखा है, कुछ किताबों में बेल्जियम लिखा है। तो लेमेटेयर जो थे वो बेसिकली रहने वाले जो थे वो बेल्जियम के ही थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा पोलैंड में हुई थी, इसलिए किताबें कंफ्यूज है। बेल्जियम के थे लेमेटेयर, जॉर्ज लेमेटेयर पादरी थे। इन्होंने दी थी ये सिद्धांत। लेमेटियर और स्फीति का जो मैं सिद्धांत बात कर रहा हूं, मात्रा उधर से होगा स्फीति में, स्फीति के जिस सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूं वो है ये स्फीति का सिद्धांत दिया था रॉबर्ट बेगोनोर ने। वो अल्फ्रेड वेगनर नहीं, रॉबर्ट वेगनर है। 1967 में दिया था रॉबर्ट वेगनर ने यह थ्योरी। और लेमेटेयर ने जो थ्योरी दी थी उसका ईयर माना जाता है 1894 से 1896 के बीच में। 1894 टू 1896 के बीच में इनकी थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी पर ज्यादा भरोसा दिखाया है, जबकि ये थ्योरी बहुत बाद में आई है 1967 में, फिर भी इस थ्योरी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। सबसे नई थ्योरी में से एक थ्योरी है स्फीति की थ्योरी। अभी और भी थ्योरियां आ गई हैं, लेकिन जो मान्यता बिग बैंग थ्योरी को है वो मान्यता और किसी थ्योरी को नहीं है, ठीक है। महाबैगन जो रॉबर्ट वैगनर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, जिसको मैंने स्फीति का सिद्धांत लिखा है। स्फीति का सिद्धांत कुछ किताबों में एलन गुथ लिखा हुआ है। स्फीति का सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ। एलन गुथ, एलन गुथ और रॉबर्ट बेगोनर, रॉबर्ट बेगोनर, ये दो लोगों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी 1967 में, रॉबर्ट बेगोनर और एलन गुथ। और जो स्टीफन हॉकिंस हैं, जिनको आप अभी वर्तमान में जो वो फिजिकली चैलेंज साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी रॉबर्ट बेगोनर के सिद्धांत यानी एलन गुथ के सिद्धांत को, इसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, इसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं स्फीति के सिद्धांत को। तो रॉबर्ट बैगनर के ने इस सिद्धांत को 1967 में दिया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और स्टीफन हॉकिंस भी रॉबर्ट बैगनर के उस थ्योरी को, महाविस्फोट के सिद्धांत को समर्थन दिया है कि हाँ ये थ्योरी सही है। और लेमेटियर का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत पॉपुलर हुआ
1927 में। ये दिया था पहली बार 86 में, पहली बार दिया था, लेकिन उस समय इनको कोई वैल्यू नहीं मिली। 1927 में रीपब्लिश्ड हुआ था, तब जाकर के लोगों तक पहुंची। इसीलिए इसको कुछ लोग मानते हैं बिग बैंग की थ्योरी कब आई, 1927 में। तो कुछ किताबों में 1927 मिलेगा, और कुछ किताबों में आपको, जैसे सविंद्र सिंह की बुक देखेंगे ना, तो सविंद्र सिंह में बिग बैंग थ्योरी बताएगा कि 1894 से 1896 के बीच में जॉर्ज लेमेटियर जो बेल्जियम के थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। जबकि आप दूसरे बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जॉर्ज लेमेटियर जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे और पादरी थे, उन्होंने 1927 में थ्योरी दी। सबसे पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी। और जो अलन गुथ ने दिया था इन्फ्लामेंट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन थ्योरी था, वो जो स्फीति का सिद्धांत था वो इन्फ्लेशन थ्योरी था। इन्फ्लेशन थ्योरी जो है वो एलन गुथ ने ही दी है, याद रखिएगा। एलन गुथ, मेनली एलन गुथ का नाम याद रखिएगा। इन्फ्लेशन थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एलन गुथ की थ्योरी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन थ्योरी। और बिग बैंग की थ्योरी को समर्थन दिया था रॉबर्ट बेगनर ने। थोड़ा गलती था, सुधार लीजिएगा। रॉबर्ट बेगोनर ने बिग बैंग की थ्योरी को समर्थन दिया था, ठीक है। और रॉबर्ट बेगोनर के साथ स्टीफन हॉकिंस जो है, स्टीफन हॉकिन, इन्होंने भी इसी सिद्धांत को समर्थन दिया है, लेमेटियर के सिद्धांत को। तो रॉबर्ट बेगोनर और स्टीफन हॉकिंस जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया है कि ये रियल थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, जिस थ्योरी ने बताया है कि कैसे हुआ जन्म पृथ्वी का। क्या है बिग बैंग की थ्योरी, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, एक बार और बताएंगे किसी दिन। ये जो थ्योरीज हैं इनको सिर्फ सुनना था, जहां तक जो बातें नोट कर पाए नोट करना था, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो वो पूछना था। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। कल हम आपको डेविस और पेंक पढ़ाने वाले हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ाने वाले हैं। जो लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे, उस पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे आप, और जो जूम पे क्लास होगी उस पे आप डेविस और पेंक पढ़ेंगे। तो दो क्लास है कल आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों की, एक यूट्यूब लाइव पे जिसमें आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, और एक क्लास आपकी जूम पे होगी जिसपे आप पढ़ेंगे डेविस और पेंक को। थोड़ा सा मैनेज कर लूं स्पीड, ताकि जल्दी खत्म हो जाए आपका सिलेबस। और आप में से किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग हम आपको ग्रुप में बता दें, ठीक है। ग्रुप में आपको टाइम क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, और जी।